प्रीवियस टॉपिक में हम बात कर चुके हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी जो यूपेक नेमिंग होती है, नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बारे में। ऑल्सो हमने फंक्शनल ग्रुप्स का जो पूरा पोर्शन है उसको भी कवर किया था। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं प्लस जो पांचों फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी सारी डिटेल्स पढ़ी थी। उन सबके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उनकी नेमिंग क्या क्या होती है। इसको भी अगर आपने कवर नहीं किया है तो लिंक आ रहा है अगेन ऊपर, इसको आप कर सकते हैं। अब चले हम अपने इस सेशन के टॉपिक में, तो हम दो पोर्शन में इसको कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे कार्बन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नाम है कैटिनेशन। ये क्या होती है ये जानेंगे, प्लस एट द सेम टाइम कार्बन इस प्रॉपर्टी को क्यों दिखाता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम सेकेंड हाफ में कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के पोर्शन को कवर करेंगे, जहाँ पे आती हैं 4 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस। इन चारों तरह की रिएक्शंस को सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारी रियल लाइफ में ये सारी रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। टॉपिक के फर्स्ट हाफ को शुरू करें तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कैटिनेशन जो एक प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली होती क्या है। बात हमने इसकी पहले भी करी है कहीं ना कहीं। इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स विद लार्ज चेन्स। समझें इसको तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी एक एलिमेंट के एटम्स की, जिसमें वो अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके बड़ी बड़ी चेन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और यहाँ पे लिंकिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें तो हमने कार्बन के केस में इसके एग्जाम्पल देखे थे। सबसे छोटा एग्जाम्पल इसमें था जहाँ पे कार्बन में एक एलिमेंट होता है। फिर उससे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे कार्बन की चेन थी जहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स थे, और ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते चले जाते थे आगे, जहाँ पे 3 कार्बन भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन के एटम्स अपने आप से ही अटैच होते चले जा रहे हैं यहाँ पे, और नए नए कंपाउंड्स यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। पर्पस इसका ये होता है कि ये किसी एक एलिमेंट को बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत देता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो एक एलिमेंट है वो इसी प्रॉपर्टी की मदद से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। टोटल नंबर अगर देखें कार्बन के कंपाउंड्स का जो वो फॉर्म करता है तो वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इट इज़ 3 मिलियन कंपाउंड्स, दैट इज़ 30 लाख कंपाउंड्स। और ये सारे ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो ये कमाल की बात है कि एक प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये हो जाती है बात कैटिनेशन की। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या कोई और भी ऐसा एलिमेंट है जो इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को दिखाता है, भले ही छोटी मात्रा में दिखाता हो। इसके आंसर के लिए हम पीरियोडिक टेबल में जाएं और कार्बन के आसपास के एलिमेंट्स को देखें तो वही सब वो एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन दिखाते हैं। जैसे कि कार्बन से पहले आता है बोरॉन, और वहीं पे आसपास में आता है सिलिकन, सल्फर, फिर वहीं पे और देखें तो वहाँ पे नाइट्रोजन आता है और फॉस्फोरस भी आता है। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, भले ही छोटी मात्रा में दिखाते हों। कैटिनेशन क्या होता है, इस सवाल का जवाब जान लेने के बाद अब अगला सवाल क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन का एलिमेंट यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता क्यों है। इसके पीछे 2 मेन कारण हैं। पहला तो कारण है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन एलिमेंट के अगर एक एटम को स्टडी करें तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, यानी कि सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4, विच मीन्स कि सेकेंड शेल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चाहिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई, 4। कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ये कार्बन को अलाउ करती है कि वो 4 और कार्बन के एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम वो किसी भी मोनोवैलेंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन, इन सब के साथ भी कंबाइन कर सकता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट हैं कुछ जिनकी वैलेंसी है 4, जो कि कार्बन के ग्रुप में आते हैं, तो वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाते। उसके पीछे है सेकेंड कारण। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जो एटम्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो एटम होता है उसका साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। छोटा साइज यहाँ पे क्यों हेल्प करता है, स्मॉल साइज हेयर हेल्प्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। जितना छोटा साइज होगा किसी एलिमेंट के एटम का वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जिसके एटम का साइज वहाँ पे छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली पुल करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर उसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का जो पुल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। यही दोनों रीजंस एक साथ मिलके कार्बन को एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर बनाते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। कैटिनेशन के पोर्शन में हमने मोस्ट ऑफ द बात तो कर ली, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और रहता है
सवाल ये कहता है कि कार्बन के जितने भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जो वो कैटिनेशन करते टाइम बनाता है, वो सारे के सारे कंपाउंड्स कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होते हैं, यानी कि वो बिजली को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। आंसर इसका सिंपल है और ये बॉन्डिंग के अंदर छुपा हुआ है आंसर। बॉन्डिंग को अगर आप समझते हैं तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ओनली बाय द कंपाउंड्स दैट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। सिर्फ वही कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं कंपाउंड्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का ही प्रोसेस है। अब क्योंकि कार्बन का कोई भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऑल्सो अगर आप एक छोटी सी बात पूछें कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता है, तो इसको हम 2 पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी कोई भी एक एलिमेंट का एटम आयनिक बॉन्ड बनाता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन में ये दोनों ही चीज़ नहीं हो सकती। ना तो कार्बन में ये पॉसिबल होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और वहाँ पे C4- आयन बन जाए वहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और वहाँ पे C4+ आयन बना दे। कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर सकता, उसका कारण ये है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 ही प्रोटॉन्स हैं। उसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो विट मीन्स कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। तो ये एक फैक्ट समझ लो कि जिस न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे होल्ड करने की ताकत नहीं रखता है। न्यूक्लियस अगर बड़ा होता तो वो कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ये तो हमने जान लिया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये सवाल पूछें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता, तो उसका कारण तो ये है कि किसी भी एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन अगर हटाने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी एलिमेंट के एटम में पॉसिबल नहीं होती है। यही कारण है कि कार्बन C4+ आयन भी नहीं बना सकता। ये हमने जान लिया कि कार्बन के कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होते हैं। इसी के साथ हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट हाफ यानी कि कैटिनेशन का पूरा पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे हम टोटल में 4 रिएक्शंस की बात करेंगे। चारों ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे आती है कंबशन रिएक्शन। इजी रिएक्शन है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एक सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको कहा जाता है कंबशन। एग्जाम्पल्स इसके कई सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल को अगर हम ले, कोयले को, तो उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता होगा, रिएक्शन हो गई C+O2। यहाँ पे बनेगा, काफ़ी ऑब्वियस आंसर है, CO2। और साथ में मिलती है एक मेन चीज़, हीट एनर्जी, यानी कि आग मिलती है और इसकी मात्रा होती है काफ़ी। बिल्कुल ऐसे ही एक और उदाहरण लें तो मीथेन गैस जो कि नेचर में पाई जाती है, जैसे कि जो गोबर होता है गाय का, उसके थ्रू मिलती है। फॉर्मूला इसका होता है CH4। इसको भी जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C और O2 कंबाइन होगा तो मिलेगा CO2, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन होगा तो मिलेगा H2O। प्लस हीट एनर्जी इस केस में भी मिलती है। एक लास्ट एग्जाम्पल लें तो एक बड़ा ही पॉपुलर प्रोडक्ट है इथानॉल, C2H5OH, ऑब्टेन जो कि होता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स। बहुत बड़े लेवल पे इसको किया जाता है। इस सब्सटेंस को, इथेनॉल को भी जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, अगेन द सेम प्रोडक्ट्स, CO2, H2O एंड हीट एनर्जी। अब ये जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए, इनको अगर एक साथ यहाँ पे स्टडी करके देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड्स थे, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए गए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमनली हर बार मिली। एक तो था CO2 और दूसरा था हीट एनर्जी। अब इन प्रोडक्ट्स में मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे है हीट एनर्जी। जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है, एंड एट द सेम टाइम वो हीट जो यहाँ पे निकलती है वो एक बार जब निकलना शुरू करती है तो उसके बाद लगातार निकलती रहती है। वहाँ पे और हीट प्रोड्यूस करने के लिए और एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये दिखाता है कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक बढ़िया फ्यूल की तरह ऐड कर रही है, यानी कि तीनों रिएक्शंस काफ़ी यूजफुल हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स। ये हो जाती है बात हमारी पहली रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद चलें दूसरी रिएक्शन पे, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एटम इन अ सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। जैसा कि नाम दिखाता है, किसी भी एक सब्सटेंस में कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तब उस रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल के तौर पे पिछली बार की तरह कार्बन का एक कंपाउंड लें जो कि है मीथेन यानी कि CH4। उसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? हाइड्रोजन, CH4 के अंदर जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम के द्वारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे? CH3Cl एंड HCl। ईजी है रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज़ देखें इससे पहले एक बात और समझो कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, इसको फर्दर भी कंटिन्यू किया जा सकता है बिल्कुल इसी तरह से। दैट इज़ यहाँ पे जो CH3Cl एज अ प्रोडक्ट मिला है वो Cl2 यानी कि क्लोरीन से फर्दर रिएक्ट करता है सनलाइट के ही प्रेजेंस में, और अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, और क्या बनता है? CH2Cl2 प्लस HCl, यानी कि एक और हाइड्रोजन CH3Cl के अंदर रिप्लेस हो गया क्लोरीन एटम के द्वारा। अब इस पॉइंट पे इन दोनों रिएक्शंस के पर्पस की बात करें तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें CH3Cl या फिर CH2Cl2, इनका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में, इंडस्ट्री लेवल पे जो सॉल्वेंट्स बनते हैं उनके रूप में। और सॉल्वेंट्स ये यूज़ किस एरिया में होते हैं? ड्राई क्लीनिंग जैसे एरिया में जहाँ पे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करी जाती है, या फिर कंप्यूटर चिप्स का जो एरिया है जहाँ पे उनकी क्लीनिंग का काम होता है वो भी इन्हीं सॉल्वेंट्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। बात को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे ये रिएक्शन इसी तरह से कंटिन्यू हो सकती है, यानी कि अब जो हमें मिला CH2Cl2 वो Cl2 के साथ अगेन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन फिर से हटेगा CH2Cl2 से, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? CHCl3 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है, एक बार और हो सकती है क्योंकि एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे रिप्लेस होने के लिए, यानी कि ये रिएक्शन फिर से एक बार होती है, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। ये हमने देख लिया कि मीथेन क्लोरीन के साथ कंटिन्यूसली रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकती है, और ये सारे ही कंपाउंड्स जो बने वो सॉल्वेंट्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स का एक दूसरा यूज़ देखें तो वो है इन द सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एप्लीकेशन ड्रग्स। जो अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं जिनका हमारी लाइफ में पॉजिटिव एक अच्छा एप्लीकेशन है, उनको बनाने के काम में भी आते हैं ये हो जाती है हमारी सेकेंड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कंप्लीट। तीसरी रिएक्शन पे आए तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी बात हम कोर्स में ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी एक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लें कोई भी एक एल्कोहल जैसे कि इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, तो इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। याद कर लो इनको, इंपॉर्टेंट है। इनके एक्शन के द्वारा ये जो हमारा एल्कोहल है ये होता है ऑक्सीडाइज और इसमें से हाइड्रोजन हट जाता है, और अब क्या बनेगा यहाँ पे? CH3CHO यानी कि एक एल्डिहाइड बन जाता है। तो पर्पस इस रिएक्शन का क्या हो गया? इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर हम एल्डिहाइड्स बनाना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। और एल्डिहाइड्स की बात करें तो इसका यूज़ हम पहले वाले टॉपिक में भी सीख चुके हैं। कहाँ पे यूज़ होता था ये? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के एरिया में। बायो की लैब में जो अलग अलग स्पेसिमेंस होते हैं उनको बचाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड्स। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन ये इस पॉइंट पे रुकती नहीं है। अब हम फर्दर अगर एल्डिहाइड्स पे फिर से सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ऐड कराएं तो यहाँ पे रिएक्शन फर्दर आगे जाती है, और इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होने की जगह ऑक्सीजन ऐड होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CHO में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया एक एटम तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH यानी कि एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम भी आती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पर्पस की बात करें तो इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, दीज आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल इन द एरिया ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अलग अलग तरह के जो फूड्स हैं उनको प्रेजर्व करने के एरिया में काम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हो जाती है बात हमारी तीसरी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन की बात करें तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम्स का बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया जाता है हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड करके। एग्जाम्पल इसका लें तो एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल जो कि कुकिंग के एरिया में इस्तेमाल होता है
उस पर जब हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नोन एज निकल, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है वेजिटेबल घी। तो इस तरह से इस रिएक्शन से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाम इस रिएक्शन का होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। इजी नेम है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेट कर दिया गया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया। या फिर एक दूसरा नाम भी होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये भी इजी नाम है क्योंकि हमने वेजिटेबल ऑयल को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया यहाँ पे, और वेजिटेबल घी बना लिया। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम इमेज के अलावा रिएक्शन की फॉर्म में दिखाएं तो वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड और दोनों ही कार्बन पे यहाँ पे कनेक्टेड है आर ग्रुप्स। ये बेसिकली कार्बन की चेन्स हैं। तो हर एक कार्बन पे यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो हो सकती है CH3, या फिर उससे लंबी चेन क्या हो जाएगी C2H5, या उससे लंबी C3H7। आर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है इनमें से। प्लस इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमें मिल जाएगा वेजिटेबल घी। उसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। ये हो जाती है बात फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के बारे में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इसके नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो है कुछ इस प्रकार से। ये है पहली शीट और ये है दूसरी शीट, दोनों को ही आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।